हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। देखिए, हम फंडामेंटल राइट्स कर रहे थे। आई होप आप लोग डिटेल में समझ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स का एसेंस। और अभी ये हमारा लास्ट सेशन होगा फंडामेंटल राइट्स का, जिसके अंदर हम लोग आर्टिकल 31 टू 35 करेंगे। अभी तक हम बहुत सारे आर्टिकल्स यानी आर्टिकल 12 टू 30 कर चुके हैं 2-3 सेक्शन के अंदर। अब ये फाइनली लास्ट पार्ट होगा। और इसके बाद अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स पॉलिटी के किए हैं उसके एमसीक्यू डिस्कस किया करें। ठीक है, 1-2 दिन हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे 1-2 सेशन में, देन हम आगे की टॉपिक्स किया करेंगे। फिर टॉपिक के बाद एमसीक्यू, टॉपिक के बाद एमसीक्यू, इस तरीके से सीरीज चलेगी, ताकि जो एस्पिरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते पेड बैचेस को, उनकी भी प्रैक्टिस होती रहे। ठीक है, तो प्रैक्टिस तो सभी के लिए ही है, ठीक है ना। तो सबका सोचना होता है, सिर्फ पेड का नहीं। जो बिना पेड वाले स्टूडेंट्स हैं, जो सिर्फ हमारे यूट्यूब के फॉलोअर्स हैं, जो यूट्यूब को सिर्फ सुन के एग्जाम देते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, तो उनका भी ध्यान रखते हुए हमने ये डिसीजन लिया है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो आर्टिकल 31 टू 35 के अंदर हम लोग कवर कर रहे हैं आज की क्लास में। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि परचम क्लासेस पे एसएससी जनरल अवेयरनेस का कोर्स चल रहा है। बहुत ही गजब का कोर्स है, जिसके अंदर सभी सब्जेक्ट्स, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, सब कुछ कवर करवाया जा रहा है। और सारा बैच आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएगा, यानी डे 1 पे सारा सिलेबस आपके हाथ में होगा। एक क्लिक पे मल्टीपल टाइम्स आप लोग क्लासेस देख सकते हैं। इधर एक कोर्स चल रहा है, एसएससी इकोनॉमी का कोर्स चल रहा है, ठीक है, जिसके अंदर बिल्कुल जीरो से विद बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स को सीखते हुए। ये भी एक रिकॉर्डेड बैच है। एक कंप्लीट बैच आपको एसएससी पॉलिटी का परचम ऐप पर ही मिल जाएगा, जो भी बिल्कुल रिसेंट बैच जो है वो चल रहा है। ठीक है, जो लोग एनरोल करना चाहते हैं बिना किसी देरी के, इसमें भी जल्दी से एनरोल कर सकते हैं। तीनों ही कोर्सेज पे अगर आपको 10% की छूट चाहिए, देन यूज कोड PAYL10 टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। इन तीनों ही कोर्सेज पे आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिल सकता है। ठीक है, तो देखते हैं आर्टिकल 31 क्या कहता है। ठीक, आर्टिकल 31 एक ऐसा आर्टिकल है जो अब नहीं है। क्या मतलब हुआ इस बात का? आर्टिकल 31 आपको राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार देता था। राइट टू प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या हुआ? राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार, क्या मतलब अब हम घर नहीं खरीद सकते क्या? ऐसा नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए पहले आपका घर था यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ से देश की डेवलपमेंट के लिए एक सड़क गुजरनी है, और इस सड़क के, इस रोड के बीच में तुम्हारा घर आ रहा है, तुम्हारा होम आ रहा है। अब सरकार क्या करेगी? तुम्हारे घर को हटा देगी। जब राइट टू प्रॉपर्टी आपका फंडामेंटल राइट था, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते थे कि कोई हमसे हमारी प्रॉपर्टी कैसे छीन सकता है, ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है। तो अब होता क्या था, कहीं किसी के खेत आ रहे हैं, कहीं किसी का मंदिर है, कहीं किसी का घर है, कहीं किसी का कुछ है। इस तरह करते करते देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो ही नहीं पा रहा था। तो क्या किया गया? ये डिसीजन लिया गया कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको फंडामेंटल राइट की परिभाषा से निकाल दो, ताकि कोई भी सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच ना कर सके। अगर किसी से किसी की प्रॉपर्टी छीनी जा रही है देश की डेवलपमेंट के लिए, तो कोई सुप्रीम कोर्ट अप्रोच ना कर सके। इसलिए इस फंडामेंटल राइट को, यहाँ इस वाले राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट की परिभाषा से बाहर करके इसको एक लीगल राइट बना दिया। यानी अब ये 31 में ना होके अब ये आर्टिकल 300A में। पहले क्या होता था? अगर आपकी प्रॉपर्टी हटा दी गई है, आपको कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है, आपको कंपनसेशन मिलेगा। अगर आपको कंपनसेशन नहीं मिला, अगर आपको कंपनसेट नहीं किया गया, आपको कंपनसेशन नहीं मिला, आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाते थे। लेकिन आज आपको कंपनसेशन मिलता है, नहीं मिलता है, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ये फर्क हो गया राइट टू प्रॉपर्टी। पहले फंडामेंटल राइट था तो हमारे पास पावर थी टू मूव सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली, लेकिन अब जो है वो एक लीगल राइट हो गया है, मतलब आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। अब एक और बात करीब से समझना कि ये जो इतना बड़ा बदलाव किया, ये कौन सी अमेंडमेंट से किया? ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से हमने ये बदलाव किया है कि आर्टिकल 31 को हमने रिपील कर दिया, और इसको आर्टिकल 300A के अंडर हम लोगों ने लीगल राइट बना दिया। ठीक है, हमने लीगल राइट बना दिया। लेकिन अब एक बात ध्यान रखोगे कि जो ये राइट टू प्रॉपर्टी है, ये अलग अलग तरीके से है। जैसे
ये राइट टू प्रॉपर्टी माइनॉरिटी को भी था, ये राइट टू प्रॉपर्टी मेजॉरिटी को भी था। अब ये माइनॉरिटी क्या होता है, ये प्रीवियस सेशन में जाना और समझना। माइनॉरिटी को भी था और मेजॉरिटी को भी था। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1978 के, ये मेजॉरिटी के लिए तो रिपील कर दिया, ठीक है, लेकिन माइनॉरिटी के लिए ये आर्टिकल स्पेशली आर्टिकल 30 के अंदर डाल दिया गया कि जो माइनॉरिटी के पास राइट टू प्रॉपर्टी है वो अभी भी उनका फंडामेंटल राइट है। आप किसी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को हटा के वहां देश की डेवलपमेंट कर रहे हो तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि माइनॉरिटी के पास ये अधिकार अभी भी है, ठीक है। मेजॉरिटी का ही ये अधिकार छीना गया है 44th अमेंडमेंट एक्ट से, जबकि माइनॉरिटी के लिए अलग से आर्टिकल 30 में ये चीज ऐड कर दी कि माइनॉरिटी को अगर कंपनसेट नहीं किया जा रहा तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये उनका फंडामेंटल राइट है। तो इस बात को याद रखोगे। आर्टिकल 31 क्या कहता है, उम्मीद करती हूँ समझ गए हो आप, ठीक है। नाउ इसको रिपील कर दिया, पहले प्रोविजन ऑफ कंपनसेशन था, ठीक है। अब जो है पहले क्या था कि कोई भी इंसान जो है अपनी प्रॉपर्टी से डिप्राइव नहीं किया जाएगा, लेकिन अब रिपील कर दिया 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से, और ये कहा कि कोई भी एग्जीक्यूटिव अब आपकी प्रॉपर्टी ले सकता है, कोई प्रॉपर कंपनसेशन ना भी मिले, वी कैन नॉट गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट, हम नहीं जा सकते डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और वाई रिपील्ड, रिपील क्यों किया, क्योंकि लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन और लैंड रिफॉर्म्स करने थे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ये आर्टिकल बाधा बन रहा था, इसलिए हम लोगों ने ये काम किया, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 32 को पढ़ते हैं। आर्टिकल 32 रिट्स के नाम से आप जानते हो, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। रेमेडी का मतलब क्या होता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब अगर आपको फंडामेंटल राइट्स नहीं मिले तो आपके पास क्या क्या उपचार है, आपके पास क्या क्या रेमेडी है, आप क्या कर सकते हो, या सुप्रीम कोर्ट आपके लिए क्या कर सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर इस आर्टिकल को संविधान का हार्ट एंड सोल कहते हैं, कि आर्टिकल 32 जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट यानी कि हृदय, सोल यानी कि आत्मा, ठीक है। ये जान है संविधान की और ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा भी है। मतलब कोई भी किसी भी तरीके से बाय एनी मीन इसको छीन नहीं सकता, इसको चेंज नहीं कर सकता। तो आर्टिकल 32 आपके बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, हेंस कैन नॉट बी टेकन अवे बाय एनी लॉ और एनी अमेंडमेंट, इसलिए कोई आपसे ये आर्टिकल छीन ही नहीं सकता। ये आर्टिकल जो है ये आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 32 को प्रोटेक्ट करता है। मतलब ये ओनली फंडामेंटल राइट है जो खुद को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। मीन्स इट प्रोटेक्ट इटसेल्फ ऑल्सो। मतलब आर्टिकल 32 जो है वो कौन कौन से आर्टिकल्स के लिए सुप्रीम कोर्ट को एक्टिव करेगा, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 32 तक के लिए सुप्रीम कोर्ट को एक्टिव करेगा कि आपकी जरूरत है हमें कि हमारे फंडामेंटल राइट 12 से 32 के बीच में छीने जा रहे हैं, तो प्लीज आप कोई एक्शन ले, रिट का प्रयोग करें, ठीक है, रिट का प्रयोग करें। तो ये कौन कौन सी बातें कहता है उसको देखो। आर्टिकल 32 सब क्लोज 1 क्या कहता है, ये कहता है दैट वी हैव राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हम अपने फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स के माध्यम से। जो तरीका बना हुआ है उस तरीके का प्रयोग करके हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स हमको नहीं मिलते हैं, ठीक है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट 5 रिट लगा सकता है। ये 5 रिट कौन सी है अभी देखेंगे उसको। पार्लियामेंट कैन एम्पावर, और ये 5 रिट आर्टिकल 139 में भी लिखी हुई। पार्लियामेंट जो है, अब देखो सुप्रीम कोर्ट के पास ये जो आर्टिकल है 32 के अंदर पावर है, यही पावर हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 में है। तो अब दिमाग में ये सवाल आना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा क्या कोई और कोर्ट रिट लगा सकती है? अब सवाल का जवाब ये होगा कि पार्लियामेंट अगर कानून बना के किसी भी कोर्ट को, चाहे वो लोअर कोर्ट है चाहे वो कोई भी कोर्ट है, पार्लियामेंट अगर कानून बना के किसी भी कोर्ट को ये पावर दे दे कि आप लोग भी रिट का प्रयोग कर सकते हैं, आप लोग भी रिट इशू कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑर्डर या रिट किसी भी तरीके का आप इशू कर सकते हैं, तो वो कोर्ट जो है रिट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए तो स्पेशल आर्टिकल्स बना दिए, लेकिन पार्लियामेंट कानून बना के किसी और कोर्ट को भी ये रिट जारी करने की ताकत दे सकता है, ठीक है। ये 32 भाग 3 के अंदर लिखा हुआ, और ये पावर सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, पार्लियामेंट के पास है कि किसी और कोर्ट को एम्पावर करने की। The right to move Supreme Court cannot be suspended except as otherwise provided for by the Constitution
एंड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड दिस राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये आर्टिकल आपसे कोई नहीं छीन सकता, राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट आपसे कोई नहीं छीन सकता, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही इसको अमेंड कर सकता है। लेकिन कब? जब देश में नेशनल इमरजेंसी लगी। जब देश में नेशनल इमरजेंसी लगती है तो उस समय आपके फंडामेंटल राइट्स एब्रोगेट कर दिए जाते हैं, आपसे छीन लिए जाते हैं। और वो जो फंडामेंटल राइट्स आपसे छीने जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बोल नहीं पाओगे, तुम घूम नहीं पाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे आपके मौलिक अधिकार कोई छीनता है तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाओगे। जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो इसका मतलब ये नहीं है खा पी घूम फिर नहीं सकते हो, तो सब कुछ करोगे। लेकिन अगर कोई आपको ये काम करने से मना करता है तो आज के दिन तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे कि मेरे फंडामेंटल राइट्स वायोलेट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या कहा गया है कि अगर नेशनल इमरजेंसी हो और फिर कोई आपको ये काम करने से रोके तो आप सुप्रीम कोर्ट में मूव नहीं कर सकते। ठीक है, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ओनली ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। इसके बाद ये कौन कौन सी रिट है, पहले इसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं। देखो, रिट नंबर 1 है हैबियस कॉर्पस। ये क्या है? हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। हमें बॉडी चाहिए, बॉडी का मतलब मरी हुई बॉडी नहीं, जिंदा बॉडी। अगर किसी को इलीगल तरीके से डिटेन कर लिया, अगर किसी को बेवजह, क्योंकि आपको डिटेन या पनिशमेंट तभी मिल सकती है जब आपने लॉ का वायलेशन किया हो। मान लीजिए आपने कानून नहीं तोड़ा, आपने कोई लॉ वायलेट नहीं किया, और कोई आपको तब भी इलीगल तरीके से डिटेन कर लेता है, तो आप तो अब डिटेन हो रखे हो, आप तो एप्लीकेशन लगा नहीं पाओगे। आपका कोई दोस्त, आपका कोई सगा संबंधी अगर सुप्रीम कोर्ट तक ये अपील कर दे, ये याचिका लगा दे कि भाई मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरा जो भी है, उसको इलीगल तरीके से डिटेन किया है, तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत प्रभाव से हैबियस कॉर्पस जारी करेगा। हैबियस कॉर्पस जैसे ही जारी होगा, जिसने भी डिटेन किया है इलीगल तरीके से, उसको रिहा करना पड़ेगा और कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब होता है मुझे बॉडी चाहिए, मुझे उस इंसान से मिलना है, मुझे प्रत्यक्ष रूप से उसे देखना है। इसे कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। जिस आदमी को आपने बंदी बनाया है उसको प्रत्यक्ष रूप से मेरे सामने लाया जाए। ठीक है, तो ये होता है हैबियस कॉर्पस। अगली जो रिट होती है दैट इज मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब क्या होता है? टू हैव द मैंडेमस का मतलब होता है टू बी कमांड। बी कमांड, बी कमांड मतलब परमादेश, इसको हिंदी में कहते हैं। क्या कहते हैं? परमादेश, परम आदेश। इसका अगर मैं विच्छेद करूं तो ये क्या हो जाएगा? परम आदेश। परमादेश यानी परम आदेश, वी कमांड परम आदेश। ठीक है, अब देखो क्या होता है। मैंडेमस का मतलब वी कमांड, परमादेश, परम आदेश है, कोई कमांड आ रही है। ठीक है, परमात्मा का आदेश है, मतलब किसी ऊपर की अथॉरिटी का आदेश आ रहा है कुछ करने के लिए। अगर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनैलिटी, अगर किसी जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल बॉडी ने दिए गए निर्धारित समय में काम पूरा करके नहीं दिया, आपको लाइसेंस बनाने के लिए मान लो एक्स डेज का वक्त निर्धारित किया गया है किसी डिपार्टमेंट को, और वो इंसान किसी भी तरीके से काम करके ही नहीं दे रहा है। ये देखा है ना तुमने, एक वो सीरियल भी आता था पहले, नाटक आता था एक, क्या नाम था उसका, ऑफिस करके आता था। मुसद्दी लाल एक कैरेक्टर होता था उसके अंदर, और फिर वो मुसद्दी लाल जो है कभी इस टेबल पे कभी उस टेबल पे, बेचारा कभी पांडे जी के पास जा रहा है, कभी खन्ना जी के पास जा रहा है, कभी कहीं और जा रहा है, उसका काम ही नहीं होता है। इस तरीके से आप लोग भी बहुत बार परेशान हुए होंगे सरकारी अफसरों के अंदर सामने, सरकारी दफ्तरों में, जब आपके काम को भी डीले पे डीले किया जा रहा है बेवजह। तो उस समय उस परेशानी से आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट तुरंत प्रभाव से कहेगा कि ये ऑथोराइज्ड टाइम था, आप ये काम करके दो, मैं आपको कमांड कर रहा हूं, मैं आपको आदेश दे रहा हूं, आपको ये काम करके देना पड़ेगा। इसे कहते हैं वी कमांड। ठीक है, जब एक हायर अथॉरिटी लोअर अथॉरिटी को ये कह रही है, हायर जुडिशियल बॉडी लोअर जुडिशियल बॉडी को ये कह रही है कि आपको ये काम करके देना है इतने तय समय में, ये आपकी जुरिस्डिक्शन में आता है, इसको कहते हैं मैंडेट्स। ठीक है, एक बार इन दो को हम समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। जो रिट है हैबियस कॉर्पस, इसका मतलब क्या है? टू हैव द बॉडी हो, मैच करना आ जाता है कभी कभी मीनिंग के हिसाब से। अगेंस्ट पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट बॉडी, कोई पब्लिक या प्राइवेट कोई भी बॉडी अगर इलीगल तरीके से डिटेन कर ले तो आप हैबियस कॉर्पस लगाएंगे। मैंडेमस वी कमांड, कोई पब्लिक बॉडी, कोई कॉर्पोरेशन, कोई इंफीरियर कोर्ट, कोई ट्रिब्यूनल, कोई गवर्नमेंट अगर काम को डीले कर रहा है,
बेवजह डिले कर रहा है आपको परेशान करने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने हम याचिका लगाएंगे कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हो रहा है, ठीक है। और ये जो है मैंडेमस जो है, इसका मीनिंग क्या होता है? वी कमांड। इसका मीनिंग क्या होगा? वी कमांड। और तुरंत प्रभाव से सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा कि मैं कमांड कर रहा हूं, आपको ये काम करके देना पड़ेगा। अगला क्या है? प्रोहिबिशन। नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन। क्या है नेक्स्ट? प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब कि मैं आपको प्रोहिबिट कर रहा हूं, मैं आपको मना कर रहा हूं। प्रोहिबिट कर रहा हूं, मैं आपको मना कर रहा हूं। ये काम करने से आपको मना किया जा रहा है, प्रोहिबिट किया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? कि ये आपके क्षेत्राधिकार से बाहर की बात है। अब अगर मान लीजिए गुजरात का जो हाई कोर्ट है वो अगर बॉम्बे हाई कोर्ट की सुनवाई कर रहा है, मतलब बॉम्बे हाई कोर्ट का केस अपने हाथ में लेके और उसको सुनवाई कर रहा है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि तुम्हारे जुरिस्डिक्शन से बाहर की बात है भाई, तुम क्यों बीच में आ रहे हो? आप ये काम नहीं कर सकते, आपको प्रोहिबिट किया जा रहा है। इसको कहते हैं प्रोहिबिशन, जहां काम करने से मना किया जा रहा है। और वी कमांड में, मैंडेमस में काम करने को कहा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आएगा सर्श्योररी। सर्श्योररी, सर्श्योररी क्या होता है? सर्श्योररी का मतलब ये होता है, ये चौथी रिट है आपकी। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये आपका जो मैंडेमस है और जो प्रोहिबिशन है, दोनों का मिक्सचर है। मतलब इसमें क्या होगा? जो हायर जुडिशरी बॉडी है वो लोअर जुडिशरी बॉडी को कह रहा है कि आप ये काम ना करें। अगर इतनी सी बात है तो हो गया सर्श्योररी, कि आप ये काम ना कर, प्रोहिबिशन, आप ये काम ना करें। भाई मना कर दिया तो प्रोहिबिशन है, लेकिन ये काम आपके अलावा ये इंसान करेगा या ये डिपार्टमेंट करेगा, वहां पे सर्श्योररी आ जाएगा। यहाँ पे मैंडेमस की तरह आदेश भी दिया जा रहा है किसी एक को, और किसी को रोका भी जा रहा है। प्रोहिबिशन में क्या था कि तुम ये काम मत करो, कौन करेगा नहीं बता रहे, लेकिन सर्श्योररी में कह रहे हैं तुम ये काम मत करो, तुम्हारे अलावा ये काम कौन करेगा, ये बात सर्श्योररी के अंदर आती है। कि तुम्हारे अलावा ये काम कौन करेगा, ये सर्श्योररी के अंदर आता है, जिसको कहते हैं उत्प्रेषण, ठीक है। यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि ये काम करेगा कौन, और ये भी बताया जा रहा है कि तुम्हें नहीं करना, ठीक है। तो सर्श्योररी क्या होता है वो हमने समझा। इसके बाद क्यूओ वारंटो, जो हमारी पांचवी रिट है, दैट इज क्यूओ वारंटो। क्यूओ वारंटो क्या होता है? इसका मतलब होता है क्वेश्चन पूछना, ठीक है। क्वेश्चन पूछना, अधिकार पृच्छा, मेरा अधिकार है ये पूछने का, हिंदी में बोलते हैं इसको अधिकार पृच्छा, ठीक है। या बाय व्हाट अथॉरिटी, आप किस अथॉरिटी से यहाँ पे हो, बाय व्हाट अथॉरिटी, इसको कहते हैं बाय व्हाट अथॉरिटी। इसका मीनिंग होता है तुम किस अथॉरिटी से यहाँ हो, ठीक है। मान लीजिए किसी इंसान ने 10th पास किया है और वो किसी बीटेक एलिजिबिलिटी वाली जॉब को पकड़े हुए हैं, बीटेक एलिजिबिलिटी वाली जॉब को पकड़े हुए हैं, ठीक है। आपको पता लग गया कि ये बंदा तो 10th पास है और जिस जॉब में एलिजिबिलिटी बीटेक मांगी हुई है ये ऐसी सरकारी नौकरी को कर रहा है। मैं सिर्फ सरकारी नौकरी की बात कर रही हूँ, सरकारी पद की बात कर रही हूँ, मैं प्राइवेट की बात नहीं कर रही। तो आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाएंगे कि ऐसे ऐसे धांधली हो रही है और एलिजिबल लोगों को जगह मिली नहीं, और जो एलिजिबल नहीं है, नॉन एलिजिबल है, उनको यहाँ पे स्थान दे दिया गया। तो क्या होगा? अब होगा ये कि सुप्रीम कोर्ट ऊपर से क्यूओ वारंटो लगाएगा कि बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर सिटिंग हियर, आप किस अथॉरिटी से यहाँ बैठे हैं, आप अपनी डिग्रीज दिखाइए, अगर आप सही है तो नौकरी कर लेना, अगर आप सही नहीं है तो तुरंत प्रभाव से यहाँ से निकल लेना। तो इसको हम क्या कहते हैं? क्यूओ वारंटो, जहां पे एलिजिबिलिटी देखी जाती है। तो रिट का मतलब टू हैव द बॉडी ऑफ हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस में वी कमांड, प्रोहिबिशन में टू फॉरबिड, आप किसी को मना कर रहे हो। ये किसके खिलाफ होगा? सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी के खिलाफ होगा। जो हायर जुडिशियल ऑफिसेज हैं वो लोअर जुडिशियल ऑफिसर्स को कुछ मना कर रहे हैं काम करने से। सर्श्योररी का मतलब टू बी सर्टिफाइड, ठीक है। ये भी जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के खिलाफ भी होगा कि आप ये काम ना करें, ये काम उसको करने दे, ये सर्श्योररी में है। याद रखना ये किन किन के अगेंस्ट है, क्वेश्चन बनता है। जो सर्श्योररी है वो जुडिशरी, जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी तीनों के खिलाफ आ सकता है। जो प्रोहिबिशन है वो केवल जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल के अगेंस्ट आएगा। ये पब्लिक, कॉर्पोरेट, ये सब बातें लिखी हुई है किन के अगेंस्ट आएगा, ये बात याद रखनी है। क्यूओ वारंटो सिर्फ पब्लिक ऑफिसेज में लगता है जो परमानेंट नेचर की जॉब होती है। नॉन परमानेंट नेचर की जॉब में आप क्यूओ वारंटो नहीं लगा सकते, किसी प्राइवेट जॉब के लिए आप क्यूओ वारंटो नहीं लगा सकते,
तो ये रिट थी जिसके बारे में हमने बातें की। आर्टिकल 33 क्या कहता है? आर्टिकल 33 बात कर रहा है कि कुछ जॉब्स के लिए, कुछ प्रोफेशंस, कुछ ऑक्यूपेशन के लिए रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि फंडामेंटल राइट्स आपको नहीं मिलेंगे। कुछ प्रोफेशंस के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है पार्लियामेंट कानून बना के, केवल पार्लियामेंट ही रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। ठीक है, ये कौन कौन सी जॉब है? जैसे आर्म्ड फोर्सेस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, पब्लिक फोर्सेस है, इंटेलिजेंस एजेंसीज है, इनके फंडामेंटल राइट्स छीन लिए जाते हैं। क्यों? अब कोई आर्मी का पर्सनल है, कोई आर्म्ड फोर्सेस के अंदर है, और वो कहे मेरा तो राइट टू स्पीच है, और पक 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 सारी बातें बता दे देश की पहले ही, देश का सत्यानाश हो जाएगा, सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी को खतरा हो जाएगा। तो इसलिए उनके फंडामेंटल राइट छीन लिए जाते हैं। पुलिस वाले कल को धरने पे बैठ जाए कि हमें नौकरी नहीं करनी, हम तो स्ट्राइक करेंगे, देश कौन संभालेगा? लॉ एंड ऑर्डर सारा डिसमिस हो जाएगा। तो उनसे उनके जो फंडामेंटल राइट है वो छीन लिए जाते हैं। कुछ ऑक्यूपेशन होते हैं जिनसे फंडामेंटल राइट्स छीने जाते हैं, और पार्लियामेंट ही लॉ बना के बताएगी कि कौन कौन से ऑक्यूपेशन, कौन कौन से प्रोफेशन के लिए फंडामेंटल राइट्स जो है वो नहीं लगेंगे। ठीक है, आर्टिकल 33 जो है ये पार्लियामेंट के पास ही पावर होती है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर नहीं होती है। Any such law made by Parliament cannot be challenged in any court on the ground of contravention of any of the fundamental right। ये क्या कह रहा है? कोई भी ऐसा लॉ पार्लियामेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड। आप अगर पार्लियामेंट किसी नौकरी को इसमें इंक्लूड कर दे कि ये नौकरी वालों के फंडामेंटल राइट चले जाएंगे, तो आप पार्लियामेंट को चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में कि हमारे फंडामेंटल राइट्स कैसे चले गए। आर्टिकल 33 में पार्लियामेंट को ये एम्पावरमेंट मिला होता है। ठीक है, और आर्म्ड फोर्सेस का मतलब सिर्फ फौजी की या कर्नल जनरल की बात नहीं हो रही। वहां पे जो और लोग हैं ना, जैसे बार्बर होते हैं, ठीक है, कारपेंटर, मैकेनिक्स, कुक्स है, चौकीदार है, बूट मेकर है, टेलर है, जो नॉट कम्बैटेंट्स हैं, जो लड़ाई के लिए नहीं है बल्कि उन फौजियों की सेवा के लिए है, उन लोगों के फंडामेंटल राइट्स भी छीन लिए जाएंगे। ठीक है, आर्टिकल 34 क्या कहता है? मार्शल लॉ के बारे में बात करता है। मार्शल लॉ देखो संविधान में कहीं भी डिफाइन नहीं है, लेकिन मार्शल लॉ का मतलब होता है मिलिट्री रूल। जब आपका एडमिनिस्ट्रेशन भी हाथ खड़े कर दे, सिविल लॉ हाथ खड़े कर दे कि हम इस देश को, हम इस जगह को नहीं संभाल पा रहे हैं, वहां पे आर्मी अपने हाथ में सारा एडमिनिस्ट्रेशन लेता है, जिसको मार्शल लॉ कहते हैं। अब मार्शल लॉ के अंडर आपसे आपके फंडामेंटल राइट्स, आपके बेसिक राइट्स छीन लिए जाते हैं। तो आर्टिकल 34 ये कहता है कि उस दौरान जो भी राइट्स छीने गए हैं उसकी जिम्मेवारी आर्मी की नहीं है, पार्लियामेंट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मतलब पार्लियामेंट को वो सारा अपने ऊपर लेना पड़ेगा। ठीक है, यही बात लिखा। पार्लियामेंट कैन ऑल्सो वैलिडेट एनी सेंटेंस पास्ट, पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड, मतलब कि पार्लियामेंट को वैलिडेट करना पड़ेगा जो भी मिलिट्री ने फिर लॉ लगा दिया। और ये जो है पार्लियामेंट को आप चैलेंज नहीं कर सकते कि तुमने ये क्या कर दिया, तुमने मिलिट्री को पावर कैसे दे दी। ठीक है, तो ये बात आर्टिकल 34 में है मार्शल लॉ को लेके। आर्टिकल 35 क्या कहता है? आर्टिकल 35 कहता है, अच्छा, मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी के बीच में डिफरेंस देख लीजिए। ये सिर्फ फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। यहाँ पे फंडामेंटल राइट, सेंटर स्टेट रिलेशन, बजट, सब कुछ प्रभावित होता है। ये गवर्नमेंट को और ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स को सस्पेंड कर देता है कि कोर्ट तुम हट जाओ, अब मिलिट्री संभालेगी। यहाँ पे लॉ कोर्ट्स को भी देखा जाता है। ठीक है, इट कॉन्टिन्यूज द गवर्नमेंट एंड ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स, मतलब कि ये क्या कहता है कि जो लॉ कोर्ट है वो चलते रहेंगे, गवर्नमेंट को सस्पेंड नहीं किया जाता। इट इज इम्पोज्ड टू रिस्टोर द ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी रीजन की वजह से अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है तो इसको लागू करते हैं। इसके लिए और भी बहुत रीजन है नेशनल इमरजेंसी के लिए, युद्ध है, एक्सटर्नल एग्रेशन अगर हो जाता है तो नेशनल इमरजेंसी लगेगी। ये केवल स्पेसिफिक एरिया के अंदर ही लगेगा, ये पूरे देश के अंदर या देश के किसी हिस्से में लग सकता है। ये इम्प्लिसिट है, ये एक्सप्लिसिट है, मतलब उसके लिए कोई अलग से आर्टिकल नहीं है, इसके लिए आर्टिकल है कि नेशनल इमरजेंसी क्या होता है। कहीं पे ये नहीं बताया कि मार्शल लॉ क्या होता है, तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, इसको याद रखोगे। आर्टिकल 35 क्या कहता है? ये ओनली पार्लियामेंट की बात करता है कि कुछ अधिकार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को ही होते हैं। आर्टिकल 16 सब क्लोज 3 जैसे कि रेजिडेंस के आधार पे रिजर्वेशन कौन सा राज्य दे सकता है, स्टेट कोटा कौन सा राज्य दे सकता है, ये सिर्फ पार्लियामेंट को ताकत है कि कौन से राज्य को ये अधिकार दे। आर्टिकल 32 सब क्लोज 3 जैसे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा कौन सी कोर्ट रिट जारी कर सकती है, ये ताकत सिर्फ पार्लियामेंट को है। ठीक है, आर्टिकल 33 कौन कौन से ऑक्यूपेशन में फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्ट करने हैं, ये ताकत सिर्फ पार्लियामेंट को है। आर्टिकल 34 मार्शल लॉ का आइडेंटिफिकेशन, मार्शल लॉ के दौरान जो भी हो
उसका आइडेंटिफिकेशन पार्लियामेंट करेगा, ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 34 में सिर्फ पार्लियामेंट को ही। ठीक है, तो ये आपके आर्टिकल 31 टू 35 था। अब कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रिट काम आएगी जब इंडिविजुअल लिबर्टी के लिए, मतलब आर्बिट्रेरी डिटेंशन किसी का हो गया है और इंडिविजुअल लिबर्टी के लिए आप कौन सी रिट का यूज करेंगे? हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन या सर्शोररी? कमेंट सेक्शन में कमेंट चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या सर्शोररी रिट के लिए सही नहीं है? नॉट ट्रू पूछा उसने। It is issued by higher court to lower court or tribunal. It is issued on the ground of excess jurisdiction or lack of jurisdiction or error of law. Certiorari can only be issued against judicial or quasi-judicial authority and not against administrative authority. Certiorari is not available against legislative body, private individual or private bodies. आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी बात गलत है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोग बताएंगे और आपको ये रिट्स जो है और क्लैरिटी के साथ समझ आई है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।